गिरी ट्यूटोरियल के अपने चैनल में आपका स्वागत है। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर लगभग कंप्लीट कर लिया। न्यूमेरिकल्स बाकी है। जो भी आईएमपी न्यूमेरिकल्स है, हर बार पूछे जाने वाले न्यूमेरिकल्स, वही टाइप के न्यूमेरिकल्स आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो लगभग 3-4 न्यूमेरिकल्स मैं लेके आया हूँ, जो अगर आप सॉल्व करोगे, मोस्ट ऑफ न्यूमेरिकल मैंने कहा था वैसे कैपेसिटर से आए हुए हैं। तो हम जितने आए हुए न्यूमेरिकल है, जो PYQs है ऐसा बोल सकते हैं, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को टैली करके, जिससे जैसे मुझे पता चला कि इतने न्यूमेरिकल्स आते तो उतने न्यूमेरिकल्स हम आज स्टडी करने वाले। तो एक एक न्यूमेरिकल्स हम एक एक टाइप का सॉल्व करते हैं। आप कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल भी करके जा सकते हो अगर आपको लगता है कि इसके अलावा कुछ न्यूमेरिकल आ सकते हैं तो ये सिर्फ हम अपने हिसाब से दे रहे हैं। एटलीस्ट इतने न्यूमेरिकल तो करके जाना ही, अगर आपको मिनिमम स्टडी करना है तो। ठीक है, तो आते हैं पहले न्यूमेरिकल पे जो हमें दिया गया है। 3 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटीज। 3 capacitor of capacities three capacitors of capacity 8 microfarad, 8 microfarad and 4 microfarad and 4 microfarad are connected in a series and a potential difference at and a potential difference at 220 volt at 220 volt is maintained across the combination is maintained across the combination. Calculate the charge on capacitor of capacity 4 microfarad. Calculate the charge. Calculate the charge on capacitor of capacity on capacitor of capacity 4 microfarad 4 microfarad। तो हमें गिवन क्या दिया है, देखो न्यूमेरिकल में 3 कैपेसिटर्स। हमारे पास कितने कैपेसिटर है? 3 कैपेसिटर्स of capacity 8 microfarad, 8 microfarad and 4 microfarad are connected in a series and a potential difference at 120 volt is maintained across the combination. Calculate the charge on the capacitor of capacity 4 microfarad। तो अब हमारे पास 3 कैपेसिटर है जो कि सीरीज में कनेक्टेड है, तो इसे कहा जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन, जो हमने स्टडी किया था लास्ट टाइम। तो ऐसी इस तरह का अरेंजमेंट क्या होता है सीरीज में। तो अब इसमें 3 हमारे कैपेसिटर है। एक है 8 माइक्रोफैरेड, एक है दूसरा है 8 माइक्रोफैरेड और तीसरा है 4 माइक्रोफैरेड। इसे हम कहते हैं C1 C2 एंड C3। ठीक है, C1 C2 एंड C3। इसके अक्रॉस हमने वोल्टेज लगाया है 120। V इज इक्वल टू 120 वोल्ट। V इज इक्वल टू 120 वोल्ट। अब हमें पता है कि चार्ज, इस केस में चार्ज सबके ऊपर सेम रहता है, Q चार्ज रिमेन सेम, और वोल्टेज क्या रहता है अलग अलग। सो V1 V2 एंड V3 वोल्टेज अलग अलग रहेगा, चार्ज हमारा सेम रहेगा। तो पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन का। इसका देखो हमें गिवन क्या दिया है, गिवन में हमें दिया है C1 इज इक्वल टू 8 माइक्रोफैरेड, C2 is equal to 8 microfarad
एंड C3 इज इक्वल टू 4 माइक्रोफैरेड, ये हमें दिया गया है। एंड पोटेंशियल हमें दिया है 120 वोल्ट, 120 वोल्ट। तो पहले हम 1/CS वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन निकाल लेते हैं। 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, तो क्या होगा 1/8। अब माइक्रोफैरेड को हम वैसे ही रख सकते हैं क्योंकि हमें यूनिट सेम आएगा, बाद में हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ हमें माइक्रोफैरेड में ही यूनिट आ सकता है। या फिर माइक्रो का मीनिंग क्या होता है 10⁻⁻⁶, आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अभी आंसर माइक्रोफैरेड में आ रहा है तो वही हम कंसिडर करते हैं। 8 प्लस 1/8 प्लस 1/4, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, इजी मेथड, ऐड कर दो आप, तो ये क्या हो जाएगा, 8 कॉमन है, सो 2 प्लस 8 प्लस 1/4, ऐसे आप कर सकते हो। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, ये हो गया। देन इन दोनों को ऐड कर दो, ये क्या होगा 2/4, तो ये हो जाएगा 1/2। तो आंसर क्या है हमारा 1/CS इज इक्वल टू 1/2 एंड देयर फोर CS इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैरेड। तो ये आया हमारा तीनों का मिलके कैपेसिटेंस, ये समझ में आया। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें चार्ज फाइंड आउट करना है। देखो अगर करंट सेम फ्लो कर रहा है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज क्या रहता है, सेम रहता है। सभी माइक्रोफैरेड, सभी कैपेसिटर पे चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या रहता है, चार्ज रिमेन और चार्जेस रिमेन सेम। तो सारे कैपेसिटर पे चार्जेस क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो पहले हम चार्ज का वैल्यू फाइंड आउट करते थे, इस कॉम्बिनेशन पे चार्ज कितने रहेंगे। तो CS का फॉर्मूला, हमारा दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, CS इज इक्वल टू Q/V, CS इज इक्वल टू Q/V। अब हमारे पास CS का वैल्यू है, देयरफॉर CS का वैल्यू कितना है हमारा 2 माइक्रोफैरेड। अब इसे कन्वर्ट करना होगा हमें, 2 माइक्रोफैरेड को 2 इंटू 10⁻⁻⁶ माइक्रो का हमने कन्वर्जन किया माइक्रो, तो ये हो गया फैरेड में। इज इक्वल टू Q का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है और V का वैल्यू कितना है हमारा 120, एंड देयरफॉर Q इज इक्वल टू 2 इंटू 120 कितना होगा 240 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलोम। इतने चार्ज रहेंगे तीनों के ऊपर, कितने रहेंगे 240। तो ये सेम है तो इस पे भी इतने चार्ज, तीनों पे सेम चार्ज रहेंगे। तो आंसर समझ में आया कितना आया 240 इंटू 10⁻⁻⁶, क्योंकि तीनों कैपेसिटर पे सेम चार्ज रहेंगे तो इतने चार्ज कैपेसिटर पे रहेंगे। तो ये आ गया हमारा पहला न्यूमेरिकल, सॉल्व हो गया, इजी है, समझ में आ गया। ये है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। तो आप पैरेलल भी करके रखो, सीरीज आया तो कभी पैरेलल भी पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड सम पे आते हैं अब हम। सेकंड सम हमें क्या दिया गया है, देखो a parallel plate air condenser has the capacity 20 microfarad. सेकेंड हमें दिया गया है a parallel plate air condenser has a capacity 20 microfarad, has a capacity 20 microfarad. What will be the new capacity, what will be the new capacity if first a distance between the plate is double, a distance between plates is double, and second a marble slab of dielectric constant 8, a
marble slab of dielectric constant 8 is introduced between two plates, is introduced between two plates। तो ये हमारा न्यूमेरिकल है। हमें क्या दिया गया है, एक एयर कैपेसिटर दिया गया है जिसकी कैपेसिटी कितनी है, जिसकी कैपेसिटी है हमारी 20 माइक्रोफैरेड। जिसकी कैपेसिटी कितनी है, 20 माइक्रोफैरेड। तो सी एयर के लिए हमें दिया गया है। अब हम कुछ चेंजेस करेंगे तो न्यू कैपेसिटी क्या होगी, तो डिस्टेंस हम चेंज करेंगे। डिस्टेंस क्या करेंगे, डबल करेंगे। डिस्टेंस क्या करेंगे, डबल करेंगे। एंड इसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालेंगे तो कैपेसिटी क्या होगी ये हमें देखना है। ठीक है, तो सिंपल प्रॉब्लम है, हमें सी दिया गया है। सी का वैल्यू देखते हैं। तो अब हमें दिया गया है सी इज इक्वल टू, क्या दिया गया है, सी इज इक्वल टू 20 माइक्रोफैरेड, दैट इज 20 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड, ये हमें दिया गया है। अब सी का एयर है, एयर कंडेंसर, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, C इज इक्वल टू ए इप्सिलॉन 0 बाई डी, ए इप्सिलॉन 0 बाई डी। ये आ गया हमारा पहला इक्वेशन। अब इसमें C का वैल्यू हमें पता है, C का वैल्यू हमें पता है, या इसका वैल्यू हमें पता है। तो अब हम पहला हमें क्या क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज डबल। फर्स्ट डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स इज डबल। अब प्लेट का डिस्टेंस हमने डबल कर दिया, तो अब हमारा डिस्टेंस कितना होगा, दैट इज 2d, दैट इज 2d। तो न्यू कैपेसिटेंस हम कहेंगे C डैश इज इक्वल टू ए इप्सिलॉन 0 डिवाइडेड बाई 2d, या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज 1/2 कॉमन ए इप्सिलॉन 0 बाई डी, एंड दैट इज नथिंग बट C। ये क्या है, C, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू C। तो C का फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, C डैश इज इक्वल टू 1/2 C। ओके, तो अब C का वैल्यू हम पुट करेंगे। C का वैल्यू कितना है हमारा, 1/2 इंटू 20 इंटू 10⁻⁻6। सो देयरफॉर C डैश इज इक्वल टू कितना आया, ये कट हो गया, 10 इंटू 10⁻⁻6, दैट इज 10⁻⁻5 फैरेड, 10⁻⁻5 फैरेड, ये हमारा आंसर आया है। और अगर आपको माइक्रो फैरेड में चाहिए तो क्या आएगा, 10 माइक्रो फैरेड, क्या आएगा, 10 माइक्रो फैरेड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और इक्वल टू 10 माइक्रो फैरेड, 10 इंटू 10⁻⁻6, दोनों भी आंसर करेक्ट। ये समझ में आया, तो पहला केस सॉल्व हो गया। अब हम क्या करेंगे, मार्बल स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 8 इज इंट्रोड्यूस। सेकंड केस, अब मार्बल स्लैब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सो हमें गिवन क्या है सेकंड केस में, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इक्वल टू 8, K इज इक्वल टू 8। तो अब हमारा कैपेसिटेंस हमें फाइंड आउट करना है। कैपेसिटेंस विथ मार्बल इज इक्वल टू K टाइम्स कैपेसिटेंस विथ एयर। तो एयर का कैपेसिटेंस तो हमारे पास है 20, तो सिर्फ हमारा फॉर्मूला क्या होगा, K का वैल्यू 8 इंटू C का वैल्यू 20 इंटू 10⁻⁻6। तो आंसर कितना आया, कैपेसिटेंस विद द मार्बल इज इक्वल टू 160 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड, और हम लिख सकते हैं 160 माइक्रो फैरेड, 160 माइक्रो फैरेड। दोनों भी आंसर समझ में आए, इजी प्रॉब्लम है। ठीक है, इस तरह से ये इस टाइप का एक न्यूमेरिकल आता है आपको। तो ये हमारे दो टाइप के न्यूमेरिकल हो चुके हैं, दोनों भी कैपेसिटर पे है, कैपेसिटर बेस्ड है। अब आते हैं हम तीसरे न्यूमेरिकल पे जो पूछा गया है, जो कि पूछा गया है। तो हमने अभी तक दो सॉल्व किए, एक पैरेलल पे और एक जनरल फॉर्मूला पे हमारे सॉल्व किया। अब तीसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। अ 10 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड विथ थर्ड a 10 microfarad capacitor connected with
connected with 100 volt battery, 100 volt battery, what would be the electrostatic energy store? What will be the electrostatic energy store? तो ये एनर्जी पे प्रॉब्लम है। किस पे प्रॉब्लम है? एनर्जी। एनर्जी के हमने 3 फॉर्मूले स्टडी किए, तो Q होगा, V होगा, या फिर कोई भी टर्म्स होंगे उसके ऊपर हमें तीनों के ऊपर फॉर्मूला पता है। ठीक है, तो अब हमें जो न्यूमेरिकल दिया गया है उसमें क्या दिया गया है? गिवन। सिंपली ये बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है। अगर एनर्जी का न्यूमेरिकल आता है तो बहुत ही इजी होता है, 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है जनरली। ये कितने मार्क्स के लिए? 2 मार्क्स के पूछा जाता है और बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है ये। ठीक है, तो न्यूमेरिकल दिख रहा है क्या क्या है? अ 10 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद अ 100 वोल्ट बैटरी, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। तो हमें गिवन पहले लिखते हैं। हमें गिवन क्या दिया गया है? हमें गिवन क्या दिया गया है? C इज इक्वल टू 10 माइक्रोफैरेड, दैट इज 10 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड। दूसरा हमें दिया गया है V इज इक्वल टू 100 वोल्ट। तो हमारा फॉर्मूला एनर्जी U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर। तो 100 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 10⁻² वोल्ट, 10⁻² वोल्ट। तो इजी हो जाएगा हमारा प्रॉब्लम। तो क्या हो जाएगा? हाफ इंटू सी का वैल्यू 10 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻² स्क्वायर। तो अब देखो हाफ मीन 0.5, हाफ डिवाइड करोगे तो 0.5, और ये कितना होगा? 10⁻⁻5 इंटू 10⁻⁴, 10⁻⁴, तो ये होगा 0.5 इंटू 10⁻⁻1, दैट इज 0.05 जूल। इतनी हमारी एनर्जी होगी, 0.05 जूल। ठीक है, आंसर समझ में आया? इजी न्यूमेरिकल है, 2 मार्क्स के पूछा जाता है। तो ये एनर्जी वाला भी सम हमारा हो चुका है, एनर्जी वाला भी सम। तो ये तीसरे टाइप का हमारा सम था, ये समझ में आया। नेक्स्ट हम आगे वाले सम पे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट सम, अ कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये बहुत इजी न्यूमेरिकल है, अभी अभी हमने सॉल्व किया है इस टाइप का। फोर्थ, अ कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with dielectric constant phi, with dielectric constant phi, with dielectric constant, शॉर्ट में लिखता हूं dielectric constant phi is 4 microfarad, is 4 microfarad. Calculate the capacity of same, calculate the capacity of same capacitor without dielectric. मीन्स अगर हमने डाई इलेक्ट्रिक को हटा दिया तो कैपेसिटी कितनी होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अब हमें गिवन क्या दिया है? देखो गिवन क्या दिया है, प्रॉब्लम में दिया गया अगर कैपेसिटर के अंदर मटेरियल है तो उसका कैपेसिटी कितना है? 4 माइक्रोफैरेड। उसका कैपेसिटी कितना है? 4 माइक्रोफैरेड। और विथ, अगर हम कैपेसिटर हटा देंगे तो एयर कैपेसिटर बनेगा या वैक्यूम या कोई भी नहीं है तो सिंपल कैपेसिटर बनेगा। तो हमारे पास रिलेशन है। तो अब हमें गिवन क्या दिया है देखते हैं। गिवन हमें दिया गया है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इक्वल टू 5 और कैपेसिटी विद मीडियम इज इक्वल टू 4। कैपेसिटी ऑफ मीडियम विथ इज इक्वल टू 4 हमें दिया गया है और हमें फाइंड क्या करना है? कैपेसिटी विदाउट मीडियम। तो C0 लिखते हैं हम, इसे क्या कहते हैं? C0।
तो सिंपली फॉर्मूला हमारे पास है कि कैपेसिटी ऑफ मीडियम, एनी मीडियम, इज के टाइम कैपेसिटी ऑफ एयर मीडियम और वैक्यूम मीडियम, जो भी कैपेसिटी होगा वो। तो अब हमारे पास दोनों भी है, मीडियम और ये, तो के को यहाँ लेके आएंगे, देयर फोर सी जीरो इज इक्वल टू सी मीडियम डिवाइडेड बाई के इज इक्वल टू, देखो ये माइक्रोफेरेड है, इसको आप कन्वर्ट नहीं करोगे तो भी चलेगा, माइक्रोफेरेड को कन्वर्ट नहीं करोगे तो भी चलेगा यहाँ, क्योंकि यहाँ 10⁶ को हम डिवाइड, -6 को हम डिवाइड करने वाले नहीं है, तो डायरेक्टली मैं आंसर पुट कर देता हूँ 4 डिवाइडेड बाय 5, तो ये होगा 0.8 माइक्रोफेरेड। अगर आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 0.8 माइक्रोफेरेड। देखो लॉग टेबल की भी ज़रूरत हमें नहीं पड़ रही है, इतने इजी न्यूमेरिकल हमारे फिजिक्स में आते हैं, बहुत कम जगह लॉग यूज़ होता है, बहुत कम जगह लॉग यूज़ होता है। अगर आपने प्रॉपर प्रैक्टिस किया हो तो लॉग टेबल की भी ज़रूरत बोर्ड में नहीं आती है, नहीं तो फिर पेपर लेंदी हो जाता है। ठीक है, बहुत लोगों को लगता है कि पेपर फिजिक्स का लेंदी है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको लेंदी लगेगा, नहीं तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो इतने इजी इजी न्यूमेरिकल्स बोर्ड में आए हुए हैं ये। ठीक है, तो ये और एक टाइप का न्यूमेरिकल सिंपल, ये फॉर्मूला बहुत बार पूछा जाता है, इसको भी याद रखो अगर मीडियम वाला है और एयर मीडियम। ठीक है, तो ये भी हमारा फोर्थ न्यूमेरिकल हो गया। चलो अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं हम। हाँ, चलो अब ये थोड़ा न्यूमेरिकल पे ध्यान दो आप, ये न्यूमेरिकल थोड़ा अलग टाइप का है। ओके, क्या दिया गया, मीन्स कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर दिया गया है, वैसे इजी है, ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा ध्यान दो क्या दिया है। देखो, टू चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड 5 नैनो कूलोम एंड -2 नैनो कूलोम, टू चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड 2 charges of magnitude 2 charges of magnitude 5 nano coulomb and -2 nano coulomb, 5 nano coulomb and -2 nano coulomb are placed at point, are placed at point 2 centimeter 0 0, 2 centimeter 0 0 and 20 centimeter 0 0 and 20 centimeter 0 0। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया गया है, क्या दिया है, कोऑर्डिनेट सिस्टम। इन अ रीजन, in a region in a region of a space where there is a no external field, where there is no external field, शॉर्ट में लिखा है मैंने no external field, find the electrostatic potential energy of the system, find electrostatic potential energy of the system। तो सिंपल ये जो प्रॉब्लम है, हमारे पास दो चार्ज है और दो चार्ज का हमें सिस्टम बनाना है, कितने चार्ज का, दो चार्ज का हमें सिस्टम बनाना है। तो हमारे पास दो चार्ज दिए गए, उसका हमें सिस्टम बनाना है, उसको हमने एक्स एक्सिस पे रखा है। क्यों एक्स एक्सिस पे, देखो आपको ये कोऑर्डिनेट दिख रहा है, ये एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट, वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट जीरो है, यहाँ भी एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट, वाई और जेड कोऑर्डिनेट जीरो है, तो एक्स कोऑर्डिनेट का ही वैल्यू हमें दिया गया है। तो अब हमारे पास अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करते हो, हम एक्स एक्सिस ही ड्रॉ करेंगे, क्या ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस है। यहाँ अगर हम जीरो लेते हैं, ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 8, ऐसा अगर हम लेंगे, 1 to 20 सेंटीमीटर। ठीक है, या फिर हम 2 के रेंज में चलते हैं, 0
2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। ठीक है, अब उन्होंने देखो क्या कहा है हमें, टू चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड 5 नैनो कूलम एंड -2 नैनो कूलम आर प्लेस एट अ पॉइंट 2 सेंटीमीटर। तो पहला चार्ज हमारा कहाँ पे प्लॉट किया गया है, 2 सेंटीमीटर पे, 5 नैनो कूलम। और दूसरा चार्ज कहाँ प्लेस किया गया है, 20 सेंटीमीटर पे। तो 20 पे यहाँ हमने पुट किया है कितना, -2 नैनो कूलम। इस तरह से प्लेस किया गया। ऐसे प्लेस करने के लिए दो चार्ज का सिस्टम बन गया। अब इसमें एनर्जी कितनी स्टोर होगी, यहाँ एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, यहाँ एक्सटर्नल फील्ड नहीं, तो अब दोनों में डिस्टेंस कितना होगा, देखो 2 से स्टार्ट किया 20 तक गए, तो 20 -2 तो ये होगा 18 सेंटीमीटर। कितना होगा, 18 सेंटीमीटर। तो आर का वैल्यू हमारा कितना है, 18 सेंटीमीटर। ये हमें याद रखना है। तो यहाँ ट्विस्ट यही दिया गया है कि आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया है, तो डिस्टेंस निकालते समय आपको ये ध्यान रखना है कि कोऑर्डिनेट पे हमें पुट करना है। तो 20 और 2 के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 18 होगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो अब हम वैल्यू लिखते हैं। हमारे पास क्या है गिवन, हमें क्या दिया है, Q1 इज इक्वल टू 5 नैनो कूलोम, मीन्स 5 इंटू 10⁻⁻9 कूलोम। सेकेंड हमें Q2 दिया गया है, Q2 इज इक्वल टू -2 इंटू 10⁻⁻9 कूलोम, नैनो कूलोम है इसलिए 9। देन हमें क्या दिया है, डिस्टेंस। अब हमने फाइंड आउट किया, डिस्टेंस का वैल्यू कितना आया, R इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, दैट इज 18 इंटू 10⁻2 मीटर। तो तीन वैल्यू हमारे पास आ गए। आप सिंपली पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पुट करो और आंसर आ जाएगा, सिंपल है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला U इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R, Q1 Q2 अपॉन R। अगर ये फॉर्मूला यूज करोगे, इसमें सारे वैल्यू पुट करोगे, तो आंसर आराम से आ जाएगा। देखो U का वैल्यू 1/4πε0 का वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 का वैल्यू कितना है, Q1 का वैल्यू 5 इंटू 10⁻9, Q2 का वैल्यू -2 इंटू 10⁻9 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 10⁻2, 18 इंटू 10⁻2। ठीक है, अब देखो यहाँ 9 2 ज़ा 18, ये 2 कट गया तो यहाँ आएगा -1 बचेगा। क्या बचेगा, -1। अब यहाँ माइनस, आंसर माइनस में आएगा क्योंकि एक चार्ज पॉजिटिव है एक चार्ज निगेटिव है। तो ये 2 भी कट गया तो ये माइनस बचा, -1 यहाँ बचा है हमारा -1। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते सबको। सो U इज इक्वल टू कितना आएगा, U इज इक्वल टू 5 + 9 -9 कट, ओके, ये माइनस से मल्टीप्लाई किया तो -5 हो गया, इंटू 10⁻9 और ऊपर 10⁻+2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, U इज इक्वल टू -5 इंटू 10⁻7। ये हो गया जूल में। तो ये आ गई हमारी एनर्जी, ये आ गई हमारी एनर्जी, -5 इंटू 10⁻7। तो एनर्जी वाला प्रॉब्लम भी बोर्ड में आया है, इसको भी करके रखो। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फिल्ड विद द एयर हैज अ एरिया। अब एरिया वाला सेम फॉर्मूला हमने ऑलरेडी सीखा है, वही फॉर्मूला। तो हमारा 6 न्यूमेरिकल आते हैं। 6 न्यूमेरिकल हमारा क्या है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फिल विद एयर, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर filled with air has an area of 6 centimeter square, has an area of 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना एरिया दिया, अब हमें एरिया दिया गया है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड अ प्लेट सेपरेशन ऑफ, एंड अ प्लेट सेपरेशन ऑफ 3 mm, प्लेट सेपरेशन ऑफ 3 mm, कैलकुलेट इट्स कैपेसिटी।
कैलकुलेट इट्स कैपेसिटी। तब हमें कैपेसिटी कैलकुलेट करनी है। हमें सिंपली ये प्रॉब्लम दिया गया है, तो देखो क्या दिया गया है हमें। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फिल्ड विद द एयर इन has an area of 6 centimeter square and separation 3 mm. Calculate the capacity। तो इसका फॉर्मूला इजी है। तो गिवन हम लिखते हैं, पहले हमें गिवन क्या दिया गया है। सो गिवन एरिया ए इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब सेंटीमीटर को कन्वर्ट करो, 6 इंटू 10⁻⁻² मीटर, उसका स्क्वायर करना होगा। सेंटीमीटर को कन्वर्ट किया तो कितना आएगा, एरिया इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ये याद रखो, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर सेंटी का मीनिंग 10⁻², और उसका भी स्क्वायर हमें करना पड़ेगा। देन हमें डिस्टेंस दिया गया है d इज इक्वल टू 3 mm। mm मीन्स 3 इंटू 10⁻³ मीटर, 3 इंटू 10⁻³ मीटर। मिली का मतलब है ये, ओके। मिली मीन्स 10⁻³। अब ये आ गया, हमें फाइंड क्या करना है, कैपेसिटी सी। तो उसके लिए हमें इप्सिलॉन जीरो का वैल्यू भी लगेगा। तो इप्सिलॉन जीरो का वैल्यू भी हमें याद रखना है, दैट इज 8.85। 8.85 इंटू 10⁻⁻12, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो ये सारे वैल्यू हमें पुट करना है। तो कैपेसिटेंस सी इज इक्वल टू ए इप्सिलॉन जीरो बाई डी। तो अगर हम वैल्यू पुट करेंगे 6 इंटू 10⁻⁻4, अब देखो आपको लगेगा कि डिजिट बड़ा आ गया, अब तो लॉग यूज ही करना पड़ेगा। देखो आप वैल्यू पुट करोगे तो आपको समझ में आएगा। तो दो आंसर तो इजीली आ जाएगा, 8.85 इंटू 10⁻12 डिवाइडेड बाय डी का वैल्यू कितना है, 3 इंटू 10⁻3। तो ये 3 2 ज़ा 6। अब देखो 2 से मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ 3 ऊपर चला जाएगा तो +3 हो जाएगा। C इज इक्वल टू कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करो, 5 2 ज़ा 10, 17.7 इंटू 10⁻⁴, तो 10⁻⁻16 इंटू 10⁻⁻3 ऊपर आ जाएगा। तो आंसर कितना होगा आपका, C इज इक्वल टू 17.7 इंटू 10⁻, ये प्लस हो जाएगा 10⁻⁻13, 10⁻⁻13, ये आपका हो जाएगा फैरेड। अब इसको अगर हमें कन्वर्ट करना है तो हम इस तरह से कर सकते हैं, C इज इक्वल टू 1.77 इंटू 10⁻12 फैरेड। इसमें कन्वर्ट किया, -12, एक पॉइंट मैंने शिफ्ट कर दिया, और 10⁻12 का मीनिंग होता है पीको, तो ये होता है 1.77 पीको फैरेड। तो आंसर पीको फैरेड में भी आप लेके आ सकते हैं, या फिर कन्वर्जन नहीं आता तो ऐसे ही रख सकते हो, ठीक है। सभी आंसर आपके करेक्ट है, इस तरह से आंसर आपके आ सकते हैं। ये समझ में आ गया। ये भी प्रॉब्लम ईजी है। देखो डिजिट आपको लगेगा कि डिफिकल्ट है, लेकिन यहाँ भी हमने लॉग का यूज बिल्कुल नहीं किया है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन से आंसर आ रहे हैं। एक दो ही चैप्टर में हमें लॉग का यूज करना पड़ता है, लेकिन बहुत सारे न्यूमेरिकल जो है बोर्ड में मैंने कहा है लॉग के हिसाब, लॉग का हमें यूज बहुत कम करना पड़ता है, इजीली न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, ठीक है। कुछ ही न्यूमेरिकल, कुछ चैप्टर है जिनमें डिजिट बड़े बड़े होते हैं, तो वहाँ हमें लॉग बुक का यूज करना पड़ता है। ये भी हमारा न्यूमेरिकल हो गया। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं हम। अ स्मॉल particle carrying a negative charge, a small particle carrying a negative charge। ये प्रॉब्लम थोड़ा ध्यान देना, ओके, ये प्रॉब्लम थोड़ा ध्यान देना, ये अलग टाइप का प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर हमारा 7 है आई थिंक। क्या लिखा है, अ स्मॉल पार्टिकल कैरिंग अ नेगेटिव चार्ज, अ स्मॉल पार्टिकल carrying a negative charge of 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb, of 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb is suspended in equilibrium, is suspended in equilibrium
is in an equilibrium between two horizontal metal plates, two horizontal metal plates, 10 centimeter apart, 10 centimeter apart. Having the potential difference of अब पीडी की लिखा है मैंने, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 4000 वोल्ट across them अब देखो हमें फाइंड क्या करना है, वो इंपॉर्टेंट है। फाइंड क्या करना है? फाइंड द मास ऑफ द पार्टिकल। क्या फाइंड करना है? फाइंड मास ऑफ पार्टिकल। तो आप कहोगे मास का एक भी फॉर्मूला यहां नहीं है, मास का एक भी फॉर्मूला नहीं है, इसलिए कहा था इस पे ध्यान देना, आपको दिया क्या गया है। ठीक है, तो अब अगर हम गिवन लिखते हैं, देखो हमें दिया क्या गया है, ध्यान दो थोड़ा। अब हमें कहा गया है कि एक पार्टिकल है जिसको दो मेटल प्लेट के अंदर रखा गया है, मेटल प्लेट के अंदर रखा गया है, यहाँ इक्विलिब्रियम में है वो पार्टिकल। ठीक है, इस पे चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना इसके ऊपर चार्ज है। दो प्लेट में डिस्टेंस कितना है? 10 सेंटीमीटर, और दोनों प्लेट में पोटेंशियल कितना है? 4 इंटू 10⁻³ वोल्ट, दैट इज 4000 वोल्ट। इतना वोल्ट हमें दिया गया है। तो गिवन लिख लेते हैं, हमें क्या दिया गया है गिवन। अब हमें गिवन क्या दिया गया है, देखो अब मैं इस तरह से लिखता हूँ, डी वी इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻³ वोल्ट, 4000 को, ये हमें दिया गया है। देन डिस्टेंस हमें दिया गया है dx, dx इज इक्वल टू कितना है? 10 सेंटीमीटर, दैट इज 10 इंटू 10⁻² मीटर। और हमें चार्ज दिया गया है, क्या दिया गया है? चार्ज q का वैल्यू हम लिख सकते हैं, q इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा, देन फोर्स निकालना पड़ेगा, एंड देन हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा F इज इक्वल टू ma वाला, तब हमें मास मिलेगा। तो पहला स्टेप जो हमारा है, अब याद रखो, पहला स्टेप में हम क्या निकालेंगे? इस तरह का मास वाला प्रॉब्लम आया तो हम पहले स्टेप में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। E इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट dv बाई dx, पोटेंशियल माइनस पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा, लेकिन यहाँ हम सिर्फ क्या निकाल रहे हैं? मैग्नेट्यूड। क्या निकाल रहे हैं? मैग्नेट्यूड निकाल रहे हैं। तो dv का वैल्यू कितना है? 4 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई x का वैल्यू 10 इंटू 10⁻²। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 10⁻⁻1 मीटर भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, 10⁻⁻1। तो ये कितना हो जाएगा? 4 इंटू 10⁻⁴। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, 4 इंटू 10⁻⁴ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, वोल्ट पर मीटर आप यूनिट लिख सकते हो, वोल्ट पर मीटर। ठीक है, ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें फाइंड करना है फोर्स। क्या फाइंड करना है? सेकंड स्टेप में हमें फाइंड करना है फोर्स। F इज इक्वल टू, फॉर्मूला है Q इंटू ई, तो E हमने फाइंड आउट कर लिया है, Q से मल्टीप्लाई करना है। Q का वैल्यू क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 4 इंटू 10⁻⁴। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्टली आंसर आपको मिल जाएगा। तो QE को मल्टीप्लाई करना है, तो Q का वैल्यू कितना आएगा? 6.4 इंटू 10⁻⁻15। ये आ गया हमारा फोर्स का वैल्यू। अब हमें फॉर्मूला पुट करना है, बट फोर्स इज इक्वल टू ma या mg। फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा? mg पुट करेंगे, बट F इज इक्वल टू mg। सो अब therefore mg is equal to 6.4 इंटू 10⁻⁻15। अब g का वैल्यू अगर आपको दिया नहीं होगा, आप 10 ले सकते हो या 9.8, आपको जिस तरीके से। तो मैं यहाँ 10 लेता हूँ, तो m इज इक्वल टू m इंटू 10
6.4 इंटू 10⁻⁻15। तो अब वो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू 6.4 इंटू 10⁻⁻15 डिवाइडेड बाई 10। सो 10 ऊपर चला जाएगा तो आंसर आएगा 6.4 इंटू 10⁻16 kg। आ गया आंसर, सिंपल है, 6.4 इंटू 10⁻16 kg। समझ में आया, स्टेप समझ में आया। पहले हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, देन फोर्स निकालना है, और फोर्स के यहाँ वैल्यू कितना, कौन सा पुट करना है, F इज इक्वल टू mg, ये वाला फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। तो ये 3 स्टेप हमें याद रखने हैं, ठीक है। तो इस टाइप का प्रॉब्लम भी आता है कभी कभी मास, और पूछा गया है। ये प्रॉब्लम आया था नियर 20 जुलाई 22 में आया था ये, ठीक है। अभी 22 वाला ही क्वेश्चन है ये, ओके। अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। हमारा लास्ट वाला प्रॉब्लम हम सॉल्व कर लेते हैं अब। प्रॉब्लम नंबर हमारा 8 आई थिंक, प्रॉब्लम नंबर 8। हाँ, क्या दिया है प्रॉब्लम हमें, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू अपोजिट चार्ज, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल consist of electric dipole consist of two opposite charges, two opposite charges each of magnitude 1 microcoulomb, each of magnitude 1 microcoulomb, separated by 2 centimeter, separated by 2 centimeter. The dipole is placed in an external field. A dipole is placed in an external field of 10 raised to minus 5 Newton per coulomb, 10 raised to 5 Newton per coulomb. So हमें फाइंड करना है, फर्स्ट फाइंड क्या करना है हमें, कैलकुलेट मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस बाय डाइपोल, मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस बाय डाइपोल। एंड सेकेंड हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फील्ड, वर्क डन बाय external field to turn the dipole through, to turn the dipole through 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो ये हमें कंडीशन दिया गया है, ओके। सो हमारे जो डाइपोल का फॉर्मूला आपको पता होगा, तो डाइपोल का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, या टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वो आपको पता होना चाहिए। और मैक्सिमम टॉर्क कब होता है और मिनिमम टॉर्क कब होता है, वो पता होगा तो भी आप प्रॉब्लम ये सॉल्व कर सकते हैं। तो वो कंडीशन आपको अच्छे से याद करना है। अगर वो कंडीशन देखना है, वो लेक्चर देखना है, तो हमारे अवेलेबल है, सारे लेक्चर अवेलेबल है, आप देख सकते हो, ठीक है। और इसको हमें शॉर्टकट में भी हमने इसको सिखाया है, और बड़ा सा वीडियो भी है, तो दोनों वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो अब हम गिवन पे आते हैं। हमें गिवन क्या दिया है, देखो, अब हमें गिवन दिया गया है, पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ चार्ज, चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, Q इज इक्वल टू 1 माइक्रो कुलोम, दैट इज 10 रेज टू माइनस 6 कुलोम, इतना दिया गया है। देन सेपरेटेड बाय, अब देखो डाइपोल है तो डाइपोल में सेपरेशन 2L से इंडिकेट किया जाता है, कितने से, 2L से, ये हमेशा याद रखना है। तो डाइपोल में आप R नहीं ले सकते या D नहीं ले सकते, 2L लेना पड़ेगा। 2L इज इक्वल टू कितना आएगा, 2L इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, दैट इज 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 मीटर। नेक्स्ट हमें क्या दिया है, डाइपोल प्लेस इन एक्सटर्नल फील्ड, हमें क्या दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 10 रेज टू 5 न्यूटन पर कूलम। अब हमें फाइंड करना है टॉर्क, दो कंडीशन हमारे पास है,
मैक्सिमम टॉर्क हमें फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमें पहले पी का वैल्यू निकालना पड़ेगा, डाइपोल मोमेंट। तो पहला हमारा कंडीशन है डाइपोल मोमेंट को फाइंड करो, पी ई, पी इज इक्वल टू क्यू इंटू टू एल। अब Q का वैल्यू हमारे पास है 10 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 2L का वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻8। कितना हो गया? 2 इंटू 10⁻⁻8, ये हमारा वैल्यू आ गया कूलोम मीटर। P का वैल्यू हमारे पास आ गया। अब P का वैल्यू आ गया, अब हमें टॉर्क फाइंड आउट करना है। तो मैक्सिमम टॉर्क का वैल्यू क्या होता है? मैक्सिमम टॉर्क का वैल्यू होता है P। कितना होता है? P। सो टॉर्क मैक्सिमम इज इक्वल टू PE, ये आपको याद होना चाहिए। सो अब इसमें वैल्यू हम पुट करते हैं, P का वैल्यू कितना है? 2 इंटू 10⁻⁻8 और E का वैल्यू 10⁻5, तो कितना आएगा? 2 इंटू 10⁻3, 2 इंटू 10⁻3, ये हमारा टॉर्क आया है न्यूटन मीटर। आया न्यूटन मीटर। देन हमें दूसरा टॉर्क फाइंड करना है, तो टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास है, टॉर्क इज इक्वल टू पीई कॉस 0 माइनस कॉस थीटा, कॉस 0 माइनस कॉस थीटा। अब सेकंड केस में थीटा का वैल्यू कितना दिया है? 180 से रोटेट करना है। कितने से रोटेट करना है हमें? 180 से रोटेट करना है। तो थीटा का वैल्यू क्या होगा? देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब पुट करो टॉर्क का वैल्यू। सो टॉर्क इज इक्वल टू, पी का वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाला है, पीई, पीई इज इक्वल टू, पी का वैल्यू हमारे पास है 2 इंटू 10⁻⁻3। अब कॉस 0 का वैल्यू 1 एंड कॉस थीटा का वैल्यू कितना है? 180, कॉस 180 -1, तो ये पुट कर देंगे हम -1। सो -1 ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा हमारा टॉर्क इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻³ इंटू 2, तो ये हो जाएगा टॉर्क 4 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर। तो ये हमारा प्रॉब्लम, इस तरह का प्रॉब्लम भी हमें पूछा जाता है एंगल से। अगर दो एंगल दिए तो आप दो एंगल यहाँ भी पुट कर सकते हो। तो ये समझ में आ गया, इनिशियल एंगल होता है, इनिशियल 0 से लिया है हमने, तो इनिशियल और फाइनल एंगल हमें पुट करना होता है। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं। तो आज हमने सारे न्यूमेरिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक के खत्म कर दिए। इतने टाइप के न्यूमेरिकल बोर्ड में पूछे गए। जनरली आप देखोगे तो कैपेसिटर अच्छे से स्टडी करोगे तो कैपेसिटर के ऊपर ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, एक आध दो फोर्स पे आ सकता है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड पे आ सकता है, ठीक है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल कैपेसिटर पे आते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक भी हमारा यहाँ खत्म हो जाता है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।